हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संविदा की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और उसके आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H में संविदा को परिभाषित किया गया है। तो संविदा का अर्थ है वह करार जो विधित परिवर्तनीय हो, अर्थात ऐसे करार जिसको विधि द्वारा हम परिवर्तनीय करा सकते हैं, वह संविदा कहलाती है। अब यहाँ पर दो आवश्यक तत्व हैं इसके। एक तो करार होना चाहिए और वो करार इस प्रकृति का होना चाहिए कि उसको विधि द्वारा लागू करवाया जा सके, विधि द्वारा उसको परिवर्तनीय करवाया जा सके। तो वे कौन से करार है जिनको विधि द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है? एक प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न है कि करार क्या होता है। तो करार की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2E में दी गई है कि करार क्या होता है। तो हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वह करार कहलाता है। अब प्रश्न है कि वचन क्या होता है। तो प्रस्तावना को जब प्रतिगृहित कर लिया जाता है, अर्थात जब किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह वचन बन जाता है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान पर गए। उस दुकान पर जाकर आपने एक प्रस्ताव किया कि मुझे एक जोड़ी कपड़ा खरीदना है। दुकानदार 500 रुपए की एक जोड़ी कपड़ा बताता है। तो यानी कि आपने जो कपड़ा खरीदने का उससे प्रस्ताव किया और उसने उसको जो कीमत बताई है उसने उसको स्वीकार कर लिया। दुकानदार कपड़ा लाके आपको देता है और आप उसको 500 रुपए का नोट दे देते हैं। तो आपने प्रस्ताव किया कपड़ा लेने का और दुकानदार ने 500 का नोट जो स्वीकार किया, यानी कि उसने उसको स्वीकार कर लिया, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये जो प्रस्तावना आपने की थी दुकानदार से, उसने प्रतिफल लेकर यानी कि पैसे लेकर उसको स्वीकार कर लिया। तो अब ये जो प्रतिगृहित प्रस्तावना है, यानी कि जो स्वीकृत प्रस्तावना है, वही वचन है। वचन है ये कि अगर आपने कपड़ा तो ले लिया और उसको पैसे नहीं दिए, तो वो दुकानदार आपके विरुद्ध वाद दायर कर सकता है, केस करके आपसे ज़बरदस्ती पैसा वसूल कर सकता है। या तो ज़बरदस्ती पैसा वसूल कर लेगा, नहीं तो अपना कपड़ा वापस वसूल कर लेगा। तो ये अब एक वचन की श्रेणी में आ गया। और वचन हमने पढ़ा क्या होता है। तो हर एक वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, इसका मतलब है कि आपने कपड़ा लिया और उसके बदले क्या प्रतिफल दिया उसको? 500 रुपए का नोट। तो आपके लिए प्रतिफल है कपड़ा, और दुकानदार ने आपको कपड़ा दिया और उसकी जगह लिया 500 रुपए का नोट, तो उसके लिए प्रतिफल है 500 रुपए का नोट। तो ये जो आपने एक दूसरे को जो वचन दिए हैं, उसकी एवज में दोनों को प्रतिफल मिला है। तो हमेशा वचन के साथ प्रतिफल जुड़ा हुआ रहता है, तभी वो करार बनेगा। अब करार अगर इस प्रकृति का है कि उसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सके, उसको विधि द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सके, तो वो संविदा का रूप धारण कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक डायग्राम है, देखिए कि प्रस्ताव को जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वो वचन बन जाता है। वचन के साथ यदि प्रतिफल है जुड़ा हुआ, तो वो करार बन जाता है। और करार को यदि विधि द्वारा लागू करवाया जा सकता है, तो वो एक संविदा का रूप धारण कर लेता है। तो आपको संविदा की परिभाषा आप समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी कई विधि शास्त्री हैं जिन्होंने संविदा को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। अभी हमने जो परिभाषा पढ़ी वो भारतीय संविदा अधिनियम में 2H में दी गई परिभाषा थी। इसके अलावा विधि शास्त्री हैं लीक, उन्होंने भी संविदा को परिभाषित करते हुए कहा है कि संविदा विधिक संविदा होने के लिए उद्देश्य में एक करार है, कि भाई किसी भी संविदा को एक विधिक संविदा होने के लिए जरूरी है कि वो एक करार हो जिसके अनुसार एक पक्षकार कुछ निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा, जिसको प्रवृत्त कराने के लिए दूसरा पक्षकार वैधानिक अधिकार होगा। यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को विधिक रूप से बाध्य कर सकता है कि उसने जो वचन दिया है वो उसको पूरा करे। यही संविदा है लीक के अनुसार। सामंत महोदय कहते हैं कि संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षकारों के बीच में दायित्व का सर्जन करता है। दायित्व का सर्जन करता है, जैसे आपने दुकानदार से कुछ सामान खरीदा, तो आपका दायित्व है कि आप उस सामान के बदले उसको पैसा दो, उसकी कीमत अदा करो।
और दुकानदार का ही कर्तव्य है कि जो आपने कीमत उसको दी है जब, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी का सामान जो आपने उससे मांगा वो दे। तो दोनों के ऊपर दायित्व है कि दोनों अपना अपना दायित्व ढंग से पूरा करें। अगर ऐसा है किसी वचन के अंदर तो वो संविदा का रूप धारण करता है सामंड के अनुसार। सर विलियम एंसन महोदय कहते हैं कि संविदा से आशय दो या अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी जिसे विधि द्वारा लागू करवाया जा सकते, जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के बीच किसी काम को करने या करने से विरत रहने या ना करने के लिए कुछ अर्जित कर लेता है या कर लेता है। ये भी वही बात कह रहे हैं कि संविदा दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है और उसको वो अगर दोनों में से कोई भी अपने वचन का पालन नहीं करता तो वो उसको विधिक रूप से बाध्य कर सकते हैं कि वो अपने अपने वचनों का पालन करें। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि संविदा जरूरी नहीं है कि एक प्रस्ताव करने वाले और स्वीकार करने वाले के बीच में ही हो। ये दो से मतलब प्रस्तावक दो से अधिक भी हो सकते हैं और स्वीकार करने वाले भी दो से अधिक हो सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कंपनी कितनी बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे निर्देशक होते हैं, और जो सामने वाली कंपनी है जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें भी बहुत सारे निर्देशक होते हैं। तो एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में संविदा हो सकती है। मतलब संविदा होने के लिए कम से कम दो पक्षकारों की आवश्यकता होती है। अब धारा 10 ये बताती है कि कौन से करार संविदाएं हैं, मतलब कि ऐसे कौन से करार हैं जिनको विधि के द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। तो सब करार संविदा है यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया है और एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया है। इस डेफिनेशन को देखने के बाद इसके कुछ एलिमेंट्स निकल के सामने आते हैं कि कौन है जो संविदा कर सकते हैं या कौन से करार है जो संविदा की श्रेणी में आएंगे, यानी कि संविदा करने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला, सक्षम पक्षकार होने चाहिए। सक्षम पक्षकार कौन होते हैं? जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। भारतीय व्यवस्था अधिनियम के अनुसार जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो संविदा करने के लिए सक्षम माने जाते हैं। स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति यानी कि उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई दुर्देशन नहीं होना चाहिए। अपनी स्वतंत्र सहमति से वो संविदा करें। विधिपूर्ण प्रतिफल। विधिपूर्ण प्रतिफल का अर्थ है कि प्रतिफल जो दिया जा रहा है, यानी कि किसी वस्तु के बदले जो कीमत दी जा रही है या फिर आपने जो भी अपने वचन के बदले उसको दिया है वो प्रतिफल विधिपूर्ण होना चाहिए। विधिपूर्ण इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई इनलीगल काम कर रहे हैं या कोई इनलीगल चीज़ दे रहे हैं। किसी महिला का व्यापार नहीं कर सकते आप, उसको आप संविदा की कोटि में नहीं ला सकते हैं। या बच्चों का जो खरीद फरोख्त होती है वो काम संविदा की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका जो उद्देश्य है या उसका जो प्रतिफल है वो विधिपूर्ण नहीं है। इसी तरह विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि बच्चों को जो खरीदा और बेचा जाता है या महिलाओं को जो खरीदा और बेचा जाता है वो विधिपूर्ण नहीं होता। इसी तरह जो नशे की सामग्री होती है उसे खरीदा बेचा जाता है वो भी विधिपूर्ण नहीं होता है। उसका ना उद्देश्य विधिपूर्ण होता है और ना ही उसका जो प्रतिफल दिया जाता है वो विधिपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह के जो करार होते हैं वो करार ही रहते हैं, वो संविदा की कोटि में नहीं आ सकते। आप अगर किसी व्यक्ति से गांजा खरीदते हैं और वो आपको गांजा नहीं देता या कोई भी नशीला सामग्री या हीरोइन ड्रग्स नहीं देता तो आप जाके कोर्ट में उसको प्रवृत्त नहीं करवा सकते कि सामने वाले पक्षकार ने आप अपनी बात को नहीं माना या संविदा का पालन नहीं किया, क्योंकि वो संविदा की श्रेणी में आता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो विधिपूर्ण नहीं है, ना उसका प्रतिफल विधिपूर्ण है। तो संविदा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पक्षकार सक्षम होने चाहिए, उनकी जो सहमति है वो किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। उनका जो प्रतिफल है उस संविदा का जो विधिपूर्ण होना चाहिए, जो उद्देश्य है वो भी विधिपूर्ण होना चाहिए और एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य नहीं होनी चाहिए, यानी विधि ने उसको शून्य घोषित ना कर रखा हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लॉ के तहत बिल्कुल अवैध माना गया है। फॉर एग्जाम्पल जो ये नशे की सामग्री होती है उसके खरीद फरोख्त आप नहीं कर सकते। इस संबंध में अगर कोई भी करार किया जाता है तो वो संविदा नहीं मानी जाएगी। बच्चों के साथ जो ये खरीद फरोख्त है वो भी इलीगल है, उसको भी आप ना संविदा की श्रेणी में नहीं ला सकते। और इसके अलावा
शराब की जो खरीद फरोख्त है उसको भी जिसके पास परमिट है वो ही खरीद सकता है, एक आम इंसान या एक सामान्य जनता उसे नहीं खरीद सकती। परमिट वाला इसको बेच सकता है मतलब, और उसका भी टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको विधि के अनुसार स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया है कि ये इलीगल है और इनको शून्य घोषित किया जाता है। ये करार की श्रेणी में, संविदा की श्रेणी में नहीं आएगी। तो प्रत्येक संविदा करार होती है, परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं होती। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो धारा 10 की शर्तों को पूरी करते हैं वही करार संविदा होते हैं। यानी कि वो सक्षम पक्षकार हो, स्वतंत्र सहमति हो, विधिपूर्ण प्रतिफल हो, विधिपूर्ण उद्देश्य हो, स्पष्ट रूप से विधि द्वारा शून्य घोषित न किए गए हों। और अगर कोई ऐसे करार है जिनका विधि के द्वारा लिखित रूप से होना जरूरी है, उसके ऊपर उसको स्टाम्पित होना जरूरी है, साक्षियों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, तो वो भी जरूरी होगा। जैसे विक्रय की जो संविदा होती है जिसमें हम जमीन या जायदाद खरीदते हैं, तो इस तरह की जो ज़मीनें जब खरीदी जाती है तो उसके ऊपर उसकी रजिस्ट्री करवानी ज़रूरी होती है। उस पर 2 गवाहों के साइन होना ज़रूरी होता है, 2 साक्षियों के उस पर हस्ताक्षर होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री की जाती है और जो उसको लिखित में होना ज़रूरी है। तो उसकी जो शर्तें हैं उन शर्तों का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इस तरह की कोई शर्तें लॉ ने निर्धारित कर रखी है तो उसको भी पूरा करना ज़रूरी है। तो धारा 10 हमें बताती है कौन से करार संविदा है। ये एक तरह से आवश्यक तत्व है किसी भी संविदा में जो होना बहुत ज़रूरी होता है और जिनके अभाव में कोई भी करार संविदा का रूप धारण नहीं कर सकता। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग सभी चीज़ें जो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, वो करार तो होती है लेकिन वो संविदा नहीं हो सकती, क्योंकि संविदा होने के लिए धारा 10 की शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। तो धारा 10 के अंदर ये बताया गया है कि संविदा होने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स पूरे करने होंगे। तो अतः स्पष्ट है कि संविदा की अपेक्षा करार का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत होता है। और आज हमने पढ़ा कि संविदा क्या होती है। तो वह करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय अर्थात जिनको हम कोर्ट में जाके जिनको लागू करवा सकते हैं, अगर दोनों पक्षकारों में एक भी अपने वचन का पालन नहीं करता तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ये अधिकार हमें देता है, तो वही करार संविदा की श्रेणी में आएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।